सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और कमाला खान एक नॉर्मल सी टीनेज लड़की जो कि अपने ब्राउन पेरेंट्स के साथ रहती थी और उसे अपनी नानी का ब्रेसलेट मिलता है जिसे वो एक्सीडेंटली पहन लेती है और इसी वेपन की मदद से वो अचानक बन जाती है एक सुपर हीरो। और सिर्फ मिस मार्वल नहीं, मार्वल और डीसी के कई सारे पावरफुल से पावरफुल सुपर हीरोज भी वेपन्स का यूज करते हैं, जैसे कि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर या फिर रिसेंटली मार्वल में आई बुक ऑफ डार्क होल्ड जिसका यूज वांडा ने किया था। और भी कहीं सारे वेपन्स ऐड होने वाले हैं, जैसे कि आने वाली ब्लैक एडम की मूवी में हमें डॉक्टर फेट दिखेंगे जिन्हें पावर मिलती है अपने एक वेपन जिसका नाम हेलमेट ऑफ नाबू है। तो मैंने सोचा कि परफेक्ट टाइम है, आज के वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं टॉप 10 वेपन्स ऑफ मार्वल एंड डीसी। हम देखेंगे कि कौन सा वेपन सबसे ज्यादा पावरफुल है और कौन से 10 ऐसे पावरफुल वेपन मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो वीडियो सुपर इंटरेस्टिंग तो होने ही वाला है। मैं हूं कथन नायक एके थंडर गॉड और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. नंबर 10 याका एरो। अब नंबर 10 पे है योंडू का याका एरो और ये वेपन तो इस लिस्ट में आना ही था क्योंकि ये वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है। हमने देखा कि कैसे योंडो ने याका एरो की हेल्प से क्री की पूरी आर्मी का सामना कर लिया। उसने रेवेजस के पूरे शिप के सारे क्रू को मार दिया सिर्फ और सिर्फ अपने से एक वेपन की मदद से। और जब तक योंडो के पास उसका याका एरो होता है कोई भी उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि जेम्स गन जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर है वो ये तक कह चुका है कि योंडो को मारने का एक रीजन ये था कि योंडो अपने याका एरो के साथ इतना ओवरपावर्ड था कि वो एंड गेम जैसे इवेंट्स को काफी बुरी तरीके से चेंज कर सकता था, तो इसलिए ऐसे पावरफुल कैरेक्टर को मारना पड़ा। याका एरो का ओरिजिन अननोन है, यानी कि उसे किसने बनाया इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बस इतना पता है कि उसे याका नाम के ही एक मेटल का यूज करके बनाया गया और ये मेटल साउंड के लिए सेंसिटिव होता है, यानी कि साउंड का यूज करके इस मेटल को कंट्रोल किया जा सकता है और इसलिए योंडू अपने विसल की मदद से याका एरो को कंट्रोल कर पाता है। नंबर 9 मिस मार्वल का ब्रेसलेट। अब नंबर 9 पे है वो ब्रेसलेट जो कि कमाला खान को मिस मार्वल की सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में मिला। इसका भी ओरिजिन अननोन है, हमें ये नहीं पता कि इसे किसने बनाया, ये मिस मार्वल को कैसे मिला, उसकी नानी को कैसे मिला। और यहाँ तक कि इस वेपन का नाम भी अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया, ना ऐसा कोई वेपन कॉमिक में एग्जिस्ट करता है। पर हाँ, ये वेपन पावरफुल है। इसकी हेल्प से मिस मार्वल चाहे उस शेप में क्रिस्टल्स को फॉर्म कर सकती है, अपने आप को शील्ड कर सकती है, आर्टिफिशियल हाथ बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। एक्चुअली ये वेपन एग्जैक्टली ग्रीन लैंटर्न की पावर्स से सिमिलर है। कॉमिक में एक्चुअली मिस मार्वल के पास शेप शिफ्टिंग की पावर्स होती है, पर इसे इस वाले एमसीयू के वर्जन में चेंज कर दिया गया। इसके कुछ मेजर रीजंस है, जैसे कि पहला तो ये कि मिस मार्वल की जो पावर है वो काफी कार्टून टाइप लगती है और वो मिस्टर फैंटास्टिक से भी सिमिलर है, तो शायद इसलिए उसे चेंज कर दिया होगा। पर उससे भी बड़ा रीजन ये है कि अगर आप मिस मार्वल के ब्रेसलेट को देखोगे तो उसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ है सन जैसा, जो कि क्री के सिंबल से बहुत सिमिलर है। और क्योंकि मार्वल वाले अब चाहते हैं कि वो लोग मिस मार्वल के ओरिजिन को इनह्यूमंस और टेरिजन मिस्ट से हटा के कैप्टन मार्वल के पास लाए, क्रीज के पास लाए और वो उसे द मार्वल्स मूवी में भी इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इसलिए शायद उसे ये वाला वेपन दिया गया है। नंबर 8 ग्रीन लैंटर्न रिंग। अब ग्रीन लैंटर्न की रिंग को हमें यूं तो डीसीयू में बस कुछ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के लिए दिखाया गया, वो भी पास्ट वाले सीक्वेंस में, पर हम सब अवेयर है कि ये रिंग कितनी पावरफुल है। एक्चुअली ग्रीन लैंटर्न की रिंग को गार्डियंस ने बनाया था, जो कि एक छोटे से साइज में पैक्ड एक सुपर कंप्यूटर है जिसके पास यूनिवर्स की सारी नॉलेज है और अनलिमिटेड पावर है। ये रिंग ऐसी है जहां पे आप अपनी विल के ऊपर बेस्ड, यानी कि अपनी विल की पावर से चाहे उस शेप को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे उस वेपन को बना सकता है, चाहे उस अटैक को फॉर्म कर सकता है। आपको बस विल चाहिए और इमेजिनेशन चाहिए, और इसलिए ये रिंग जितनी कूल लगती है उतनी पावरफुल भी हो जाती है। हाँ, इस रिंग को अब तक हमने उतना एक्सप्लोर नहीं किया, स्पेशली मूवीज में, पर आई एम श्योर कि जब ग्रीन लैंटर्न की सीरीज लॉन्च होगी तब इस रिंग को हम और अच्छे से देखेंगे। और इसलिए इस रिंग को भी इस लिस्ट में इंक्लूड करना जरूरी था क्योंकि ये डीसीयू के फंडामेंटल वेपन्स में से एक है। नंबर 7 शेंग-ची की 10 रिंग्स। अब नंबर 7 पे 10 रिंग्स जो कि एक्चुअली कॉमिक में थोड़ी अलग तरीके से एग्जिस्ट करती है। कॉमिक में एक्चुअली 10 रिंग्स में हर एक रिंग की अलग अलग पावर होती है और उन्हें उंगलियों पे पहना जाता है, पर एमसीयू ने इस चीज को भी बदल दिया। हाँ, लेकिन 10 रिंग्स के पास वो सारी पावर्स है जो कि कॉमिक के 10 रिंग्स के पास थी, जैसे कि वो पहनने वाले को सुपर स्ट्रेंथ देती है, ज्यादा स्पीड देती है, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी देती है और उसे इमॉर्टल बना देती है।
क्योंकि इस रिंग को पहन के मैंडरिन ने काफी 100 सालों तक अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रूल किया था। अब सबको शेंग-ची की फाइनल फाइट याद होगी, जहां पे 10 रिंग्स का यूज करके शेंग-ची ने एंड में उस बड़े से ड्रैगन को, जिसका नाम कुछ डार्क ड्वेलर था, उसे हराया था। तो ये चीज दिखाती है कि 10 रिंग्स कितनी पावर को कंटेन करती है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में ये तक कहा गया कि 10 रिंग्स एक्चुअली एक अननोन ओरिजिन की है, जो कि एक बीकन की तरह काम करके किसी को अर्थ पे बुला रही है। तो हाँ, ये 10 रिंग्स जो है वो किसी ना किसी बहुत पावरफुल बीइंग या फिर पावरफुल चीज के थ्रू एग्जिस्टेंस में आई है, और हमने अभी तक भी इसकी ट्रू पावर को नहीं देखा। नंबर 6, एक्वामैन का ट्राइडेंट। अब नंबर 6 पे है एक्वामैन का ट्राइडेंट, जो कि उसे किंग एटिलान की कबर के ऊपर से मिला था। ये ट्राइडेंट ही एक्चुअली किंग एटिलान का था, और यही ट्राइडेंट एक्वामैन यानी कि आर्थर को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। इसी ट्राइडेंट की हेल्प से वो ट्रेंस की आर्मी को कंट्रोल करता है और वो एटलांटिस का किंग बना। और इतना ही नहीं, ये ट्राइडेंट ही चाबी है कैरेथेन को कंट्रोल करने की। कैरेथेन यानी कि वही जायंट सी क्रीचर जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल क्रीचर माना जाता है, और जो कि कॉमिक्स में जस्टिस लीग को भी डिफीट कर चुका है। हाँ, इस वाले ट्राइडेंट की फंक्शनलिटी मुझे अभी भी थोड़ी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लगती है, क्योंकि एक्चुअली आर्थर के पास ही पावर है कि वो एक्वाटिक लाइफ से बात कर सकता है। ये ट्राइडेंट बस उसे एक तरीके से एम्पलीफाई कर देता है। हाँ, इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि जब पास्ट वाले सीक्वेंस में इस ट्राइडेंट को दिखाया गया, ये ट्राइडेंट पूरे के पूरे एटलांटिस सिटी को पावर दे रहा था। तो ये ट्राइडेंट भी एक बहुत ही ओपी चीज है, बट शायद हमने इसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि एंड में हमने ये भी देखा कि ये ट्राइडेंट वाटर को कंट्रोल कर पा रहा था। तो शायद और ऐसी कहीं सारी फंक्शनलिटीज इस ट्राइडेंट में मौजूद है, जो कि हमें आने वाली मूवी यानी कि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम में दिखाई जाएगी। नंबर 5, नेक्रोसवॉर्ड। तो नंबर 5 पे है गॉर द गॉड बुचर की नेक्रोसवॉर्ड। और इस वॉर्ड के बारे में थोड़ा सा भी जानने से पहले आप इसके ओरिजिन को समझ लो। तो इटर्नल्स मूवी में आपने देखा होगा कि सेलेस्टियल से गैलेक्सीज को बनाते हैं, सोलर सिस्टम्स को बनाते हैं और पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। पर जब सेलेस्टियल्स यूनिवर्स में नहीं आए थे, उससे पहले यहाँ पे अंधेरे का राज था और उसका राजा था नल। और जब सेलेस्टियल्स आए तब नल और सेलेस्टियल्स के बीच में लड़ाई हुई, और तब नल ने एक ऐसी स्वॉर्ड बनाई जो कि सेलेस्टियल्स तक को मार सकती थी, और यही है ऑल डार्क द नेक्रोसवॉर्ड। नल के हारने के बाद ये स्वॉर्ड गॉर को मिलती है, और आपने अगर थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर देखा होगा, वो इस स्वॉर्ड के एक वार से ही पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हाँ, यही चीज दिखाती है काफी अच्छे से कि नेक्रोसवॉर्ड क्या कर सकती है। इसके अलावा एमसीयू में तो एक और चीज भी थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि व्हाट इफ के एक एपिसोड में हेला का जो क्राउन था उसे नेक्रोसवॉर्ड बोला गया था। तो मैं यहाँ पे काफी डाउट में हूँ कि ओरिजिनल वाली नेक्रोसवॉर्ड कौन सी है। शायद ऐसा हो सकता है कि इन दोनों वेपन की स्टोरी को या फिर ओरिजिन को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाए। पर अगर मैं बात करूं हेला की नेक्रोसवॉर्ड की, तो वो भी सुपर पावरफुल थी। उसने वेलकरीज की पूरी आर्मी को मार दिया, एसगार्ड की पूरी आर्मी को मार दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी उस नेक्रोसवॉर्ड की मदद से। तो हाँ, नेक्रोसवॉर्ड इस लिस्ट में इसी वजह से नंबर 5 पे है। नंबर 4, हेलमेट ऑफ नाबू। अब नंबर 4 पे है हेलमेट ऑफ नाबू, जो कि डॉक्टर फेट यूज करता है। अब अगर आप डॉक्टर फेट के बारे में नहीं जानते, तो आपको मेरे चैनल पे डॉक्टर फेट का ओरिजिन वीडियो मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे मैंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया है। पर डॉक्टर फेट को एक तरीके से आप डीसी के डॉक्टर स्ट्रेंज भी समझ सकते हैं, और जो हार्डकोर डीसी फैंस है वो तो ये तक कहेंगे कि डॉक्टर फेट डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल है। पर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने सारे स्पेल्स को सीखा है, प्रैक्टिस किया है और भी कहीं सारी चीजें, पर डॉक्टर फेट को पावर मिलती है अपने हेलमेट से, जिसे हेलमेट ऑफ नाबू कहा जाता है, जो कि इजिप्शियन गॉड नाबू ने उन्हें दिया है। जो भी इंसान इस हेलमेट को पहनता है, ये हेलमेट उसे काफी पावरफुल बीइंग में ट्रांसफॉर्म कर देता है, क्योंकि नाबू की स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और फिर वो कहीं सारे पावरफुल स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, बहुत वैरायटी ऑफ मैजिक को परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि ब्लैक एडम के ट्रेलर में ही हमने देखा कि डॉक्टर फेट एक मिरर डायमेंशन टाइप स्पेल को कास्ट कर रहे थे। तो हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ये हेलमेट कर सकता है, इंक्लूडिंग मल्टीवर्स में ट्रैवल, टाइम को, लाइटनिंग को कंट्रोल। तो हाँ, इस हेलमेट की लिमिट्स भी अब तक हमने नहीं देखी, पर नो डाउट ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन होने वाला है मार्वल और डीसी के यूनिवर्सेस का। नंबर 3, स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर। अब नंबर 3 पे है थॉर के दोनों हैमर्स, स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर कंबाइनली, और ये दोनों वेपन टॉप 3 में आएंगे ही आएंगे। अगर मैं बात करूं इन दोनों वेपन्स की, तो इन्हें बनाया गया है हार्ट ऑफ द स्टार यानी कि उरु मेटल को यूज करके। इतनी ने खुद इन दोनों वेपन्स को फॉर्ज किया है। पहले अगर बात करूं म्योनिर की, तो म्योनिर को ओडिन ने खुद एन्चांट किया था और हेला ने म्योनिर को क्रश कर दिया। फिर भी इस हैमर ने इस चीज को सस्टेन कर लिया
और थॉर लव एंड थंडर में म्योलनिर का रिटर्न होने वाला है। और हाँ, स्टॉर्म ब्रेकर के फीट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। अभी तो हमने थॉर लव एंड थंडर नहीं देखी है। अगर मैं सिर्फ इन्फिनिटी वॉर की बात करूं तो स्टॉर्म ब्रेकर ने आउटराइडर्स की आर्मी को ऐसे काटा था जैसे कोई लोन काट रहा हो। उसने बड़े से बड़े शिप को एक ही बार में डिस्ट्रॉय किया है। और हाँ, इन्फिनिटी गाउंटलेट को भी कुछ सेकंड्स के लिए ओवर पावर कर दिया था। ये एक ऐसा वेपन है जो कि एसगार्ड के किंग के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि बाइफ्रॉस्ट को भी समन कर सकता है। और अगर थॉर लव एंड थंडर मूवी आ जाएगी उसके बाद इससे कई सारे फीट्स होंगे जो कि इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो हाँ, इसी वजह से स्टॉर्म ब्रेकर इस लिस्ट में नंबर 3 पे है। नंबर 2 डार्क होल्ड। अब नंबर 2 पे है स्कारलेट विच की डार्क होल्ड या फिर बुक ऑफ डार्क होल्ड। और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये चीज यहाँ पे नंबर 2 पे क्यों है, आखिरकार इसके पावर लेवल्स क्या है, तो मैं बस उससे कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि डार्क होल्ड ही वो बुक है जिसने वांडा को स्कारलेट विच बनाया, जिसने वांडा को इतनी पावर दी कि वो पूरे वर्ल्ड के सारे सोर्सरर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज को ओवर पावर करके कमर ताज को डिस्ट्रॉय करे। इल्यूमिनाटी तो सोचा था कि वांडा इतनी पावरफुल नहीं है, पर जब उनके सामने स्कारलेट विच आई उसे हराना तो दूर की बात थी, इल्यूमिनाटी स्कारलेट विच के सामने सरवाइव भी नहीं कर पाए। जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज किया उसने थैनोस को मार दिया, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और हाँ, डार्क होल्ड ही वो जरिया था जिसके थ्रू ड्रीम वॉक किया जा सकता है और मल्टीवर्स में ट्रैवल किया जा सकता है। इसके अलावा तो सिर्फ अमेरिकन शेवर्स एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि मल्टीवर्स के पोर्टल को खोल सकती है, पर ना एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स भी इस चीज को नहीं कर पाए जो डार्क होल्ड में किया, और वो था मल्टीवर्स को एक्सेस करना। और हाँ, यहाँ तक कहा गया था कि अगर स्कारलेट विच डार्क होल्ड का पूरा कंट्रोल ले ले तो वो मल्टीवर्स को रूल कर सकती है। तो हाँ, डार्क होल्ड तो इस इसमें नंबर 2 पे और स्टॉर्म ब्रेकर से आगे होगी ही। नंबर 1 थैनोस का इन्फिनिटी गाउंटलेट। अब हाँ, इस लिस्ट में मैंने ऐसे वेपन्स को नहीं लिया जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स पे बेस्ड थे, जैसे कि लोकी का सेप्टर या फिर टेजरैक्ट या फिर आई ऑफ एगामोटो, क्योंकि अगर इन चीजों से इन्फिनिटी स्टोन्स को निकाल दिया जाए, जैसे कि आई ऑफ एगामोटो के पावर लेवल्स अब क्या है हमें नहीं पता, पर हाँ, इस लिस्ट में हमें इन्फिनिटी गाउंटलेट को तो लेना ही होगा। थैनोस ने इन्फिनिटी गाउंटलेट को इतरी के पास से बनवाया था, उसके ऊपर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट किया और बूम, एक ही स्नैप में आधी पॉपुलेशन गायब हो गई। एक ऐसा वेपन जिसका यूज करके थैनोस पूरे यूनिवर्स को इरेज करके रीराइट करने के लिए भी कैपेबल था। वो ऐसा कह चुका है कि वो पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ऐसा वेपन नंबर 1 पे ही होगा। और हाँ, इन्फिनिटी गाउंटलेट के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला, आपको ऑलमोस्ट सब पता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैंने मदर बॉक्सेस या फिर सर्टर की इटर्नल फ्लेम या फिर बॉक्स ऑफ ऑल विंटर्स जैसी चीजों को नहीं लिया, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स का एज अ वेपन यूज हमें ढंग से नहीं दिखाया गया। तो होप कि आप इस चीज को समझेंगे। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, मैंने बहुत पहले कुछ ऐसे वीडियोस बनाए थे जहां पे एक वीडियो में मैंने एटलांटिस, वकांडा और एसगार्ड के किंगडम को कंपेयर किया था कि आखिरकार बेटर कौन है। दूसरे वीडियो में मैंने मार्वल और डीसी के टॉप 10 आर्मीज को रैंक किया था। वीडियो काफी पुराना है तो वॉइस वगैरह को जज मत करना, बस वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो एक बार उन्हें जरूर चेकआउट कर देना, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, अगर यहाँ पे नया आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।